नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, आम आदमी पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, क्या पंगे लेने की इनकी फितरत ही है। अभी जम्मू कश्मीर में इकलौता आम आदमी पार्टी का विधायक है महराज मलिक, पीडीपी और बीजेपी के विधायकों से पिट गया सर। जो प्रकरण है ये पूरा, ये अपने आप में शो करता है कि आप लाइमलाइट में आने के लिए किस किस तरह की हरकतें करते हो और किस तरह की कई बार आफतों और मुसीबतों में फंस जाते हो। वैसे तो आम आदमी पार्टी के दिन ही खराब चल रहे हैं। दिल्ली में जो हालत इनके आका की हुई है, और उनके साथ साथ मनीष की, सत्येंद्र जैन की, सौरभ शुक्ला की, सबकी हालत पतली हुई है। दिल्ली की जनता ने एक बड़ा झटका दिया है, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, तो फिर तो ऊपर वाला ही कुछ इनके लिए सद्बुद्धि वगैरह दे सकता है इनको, बाकी तो किसी के बस का है नहीं। जो ये प्रकरण है, हम देख रहे हैं कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम अब अस्तित्व में आ गया है, उसको लेकर के जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार हंगामे किए जा रहे हैं। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे है, ना पीडीपी पीछे है, और ना आम आदमी पार्टी का एकमात्र एमएलए ये पीछे रहना चाहता है। सब पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं और कौन सा श्रेय लेना चाहते हैं। मेरा सवाल यहां अंजू जी ये है कि अगर इतना साहस है तो चर्चा करा लो ना, वहां पे एक प्रस्ताव पारित करा के देख लो ना। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए वहां पर फुफकार रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से, और उमर अब्दुल्ला चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, एक सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, एक वाक्य उनके मुंह से नहीं फूटा है। सिर्फ स्पीकर ने ये पहले दिन कहा था कि चूंकि मामला सब जुडिश है, तो इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करा सकते हैं, मैं नियमों में बंधा हुआ हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि देश की किसी विधानसभा में या पार्लियामेंट में जो मामले न्यायालय के विचाराधीन होते हैं उन पर कभी चर्चा हुई ही नहीं है। चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि केंद्र को नाराज किया जाए। और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह की रिलेशनशिप ये लोग कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई गलत मैसेज ना चला जाए इन दोनों के पास, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम नॉर्मल दिखें। जो ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं, हम उसी के अनुकूल काम करें। एक तरीके से ये सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, अपने प्रोबेशन पीरियड में है। जब किसी संस्थान में कोई नई भर्ती होती है तो उसको 6 महीने के लिए, 8-10 महीने के लिए, 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर डाला जाता है। उसको देखा जाता है इसका आचरण कैसा है, इसका काम कैसा है, इसका डेडिकेशन कैसा है। और घड़ी देख करके तो ये काम नहीं करता है, और जितना काम इसको सौंपा जाता है उसको पॉजिटिवली लेता है या नाक मारता है। तो इस समय ये सरकार जम्मू कश्मीर की प्रोबेशन पे है। इसकी हर हरकत, इसके हर कामकाज, इसकी जो आज्ञाकारिता, ये सब अंडर ऑब्जर्वेशन है। और ये इसलिए है कि ये जो बार बार कहते हैं कि साहब पूर्ण राज्य का दर्जा हमारा लौटा दीजिए, तो केंद्र से साफ तौर पर कहा गया है कि आपका आचरण अगर ठीक रहा तो देखेंगे, उसका जब समय आएगा तो उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। ये वैसे ही है जैसे कैदियों का आचरण देखा जाता है और फिर किसी तीज त्योहार के मौके पे 21 दिन पहले या 1.5 महीना पहले जो है उनको रिहा कर दिया जाता है।
तो बहुत सोच समझ करके इस समय उमर अब्दुल्ला सरकार काम कर रही है। लेकिन जिसका जिक्र आपने किया है महराज मलिक का, हुँ, उसने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, ये एक तरीके से सनातनियों हिंदुओं पर केवल कटाक्ष भर नहीं था, कटाक्ष की भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक तरह की गाली गलौज थी और वो एक ब्लेम गेम में फंस गए। और कई बार मुझे लगता है कि या तो इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है या इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि देश का जो मिजाज है वो कितनी तेज गति से बदला है इधर के कुछ महीनों में और कुछ सालों में। बिल्कुल। आप अब सनातनियों को गाली देकर के पतली गली से नहीं निकल सकते। आप किसी को भरा भला बुरा कह करके आप अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते। बिल्कुल। ठीक ठाक धक्का मुक्की हुई है, ठीक ठाक कुछ शायद पड़े भी हैं, तो वो सब बताया है ना वहाँ। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ इस बार और बढ़ी है। पिछले सदन में बीजेपी के 25 एमएलए थे, इस बार 29 हो गए हैं। तो आप ओवरलुक नहीं कर सकते, आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते और आप मनमाने पूर्ण तरीके से सदन को चला भी नहीं सकते। जी। पर सर, यहाँ तो चलिए बहस चर्चा हो सदन में, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और ज़ाहिर-सी बात है, महराज मलिक पिटे हैं तो अभी थोड़ी देर बाद रोना-गाना शुरू कर दिया होगा। अखिलेश अखिलेश कह रही हूँ, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, वो भी अभी रोएँगे-गाएँगे कि देखिए हमारा इकलौता पिट गया। लेकिन सर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अधिवेशन चल रहा है गुजरात में, वहां पर कह रहे हैं कि ये जो नया वक्फ कानून है ये संविधान पर कुठाराघात है, धार्मिक आजादी पर प्रहार है। सर ये सारी बातें सदन के अंदर बोलनी चाहिए थी ना, वहां अधिवेशन में खड़े होकर रोने गाने से चिल्लाने से क्या फायदा है? जब आप नेता प्रतिपक्ष होकर बोल सकते थे तब तो आपने मुंह में दही जमा लिया था, तब तो आप रात के 12 बजे से वोट डालने आ रहे थे स्लीपर्स में। तो ये कैसी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस की सोच, अप्रोच और उलट बांसियों पर हंसी भी आती है, दया भी आती है, गुस्सा भी आता है। शाहबानो केस में क्या किया था इन्होंने? शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट से गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ था और वो जो राजीव गांधी की सरकार थी वो 400 प्लस की थी, यानी भूतों न भविष्यति वाली सरकार थी वो। इससे पहले भी कांग्रेस को इतना जनादेश नहीं मिला था और इसके बाद तो इनको कभी बहुमत मिला ही नहीं है। देश की जनता ने इनको जगह दिखाई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि शाहबानो केस को उलटने के लिए तो आपने संसद से संशोधन किया था और कानून पारित किया था। आज संसद के द्वारा पारित किए गए, संशोधित किए गए कानून के खिलाफ आप उसी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जिसको आपने 87 में चैलेंज किया था और संसद से कानून पारित कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने के लिए तो आप संसद का सहारा ले रहे हैं और संसद से पारित प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर रहे हैं। इतनी इनकी बुद्धि पर तरस आता है और ये कितने एक्सपोज होते हैं ये इन दो प्रकरणों से पता चलता है। और राहुल गांधी की तो बात ही क्या करें अंजू जी। वो पिछले दिनों जब एक इंटरव्यू चल रहा था अमित शाह का, शायद नाविका कुमार के साथ चल रहा था, उन्होंने कोई सवाल पूछा तो अमित शाह ने कहा कि ये सदन है, सदन के कुछ नियम कायदे कानून हैं, ये नियमों से चलता है। किस खानदान के हो, किसके पोते हो, किसके बेटे हो, ये देख करके नहीं चलता। जब बजट पर बोलने की बारी आई थी, आप वियतनाम में छुट्टियां मना रहे थे। उसके बाद जब दूसरे विषय आए तो आप बोले नहीं। यानी ये जो वक्फ संशोधन बिल है इस पर आप बोले नहीं, आपने दूसरे सांसदों को कह दिया कि वो बोले। और इस पर तो माँ, बेटा और बेटी तीनों ही नहीं बोले। और वो क्यों नहीं बोले वो मैंने आपके ही प्रोग्राम में बताया था, इनकी केरल की राजनीतिक मजबूरियों के चलते।
क्योंकि वहां की मिशनरी, वहां के सब ईसाई वगैरह, वो सब इस बिल का समर्थन कर रहे थे। हम्म, अब इस परिवार को ईसाइयों के भी वोट लेने हैं, मुसलमानों के भी वोट लेने हैं, किसको नाराज करें और किसको खुश करें, इसलिए तीनों नहीं बोले। अब जाकर के अहमदाबाद में बोल रहे हैं। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो पारित हो चुका, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके, अधिनियम बन चुका, नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो तो लागू हो गया, 8 अप्रैल से लागू हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं? कपिल सिब्बल को खड़ा करो, अभिषेक मनु सिंघवी को, दवे को, प्रशांत भूषण को, सबको खड़ा करो। और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से भी याचिका, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी याचिका, कांग्रेस की तरफ से दो दो, मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, डीएमके की तरफ से भी याचिका। मतलब कुल मिलाकर के करीब 1 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगा दी इन्होंने। क्या होगा? इनकी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से वो 13 महीने का जो आंदोलन खड़ा किया था इन्होंने यहाँ दिल्ली में, और उसका जो प्रेशर बनाया था, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों को पेंडिंग डाल दिया था। तो ये चाह रहे हैं कि ये मुर्शिदाबाद में, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का घर जलवा करके, मुर्शिदाबाद में पुलिस की वैन और दूसरी व्हीकल जलवा करके, आगजनी करवा करके, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा करवा करके, और 11 अप्रैल से देशव्यापी आंदोलन छिड़वा करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बना दो, वैसे ही 13 महीने के उस तथाकथित किसान आंदोलन की तरह, और इस कानून को भी पेंडिंग डलवा दो। कुल मिलाकर के रणनीति इनकी यही है। पर सर, ये लोग भूल गए हैं कि आर्टिकल 370 का क्या हाल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। दर्जनों 30 से ज्यादा याचिकाएं थी उस बार भी, आपको याद होगा। और लगातार सुनवाई 16-17 दिन होने के बाद भी क्या हुआ था? ढाक के 3 पात। वही हाल इस कानून का भी होने वाला है। अगर सुनवाई शुरू हो जाती है और डे टू डे सुनवाई भी अगर सुप्रीम कोर्ट कर लेता है तो भी क्या होगा? यही होगा जो आप कह रही हैं कि जो 370-35 वाला हुआ, क्योंकि वो टेम्परेरी थी ना, और टेम्परेरी जो धारा है उसको तो कभी भी रिमूव किया जा सकता है। और टेम्परेरी जो धारा थी वो भी राष्ट्रपति के सिग्नेचर से जो है वो जारी करवाई थी संसद की, उसमें ठीक है स्वीकृति ली गई थी। लेकिन 35A की तो संसद की स्वीकृति ही नहीं है। उस पर तो अमित शाह ने पार्लियामेंट में ही खड़े होकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लिया था कि ये 35A कैसे लागू हुआ, बिना संसद की स्वीकृति के ये चोर दरवाजे से लागू क्यों किया गया। 35A मतलब जम्मू कश्मीर में जाकर के कोई जमीनें नहीं खरीद सकता, संपत्ति नहीं खरीद सकता। तो ऐसी क्लॉज जो है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप कर रखे हैं एक्चुअल में। और इस मामले में तो जो इन्होंने ये प्रोविजन किया था, एक तो सेक्शन 40 वाला, ये कहीं टिकने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी टिकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगी कि ऐसा शैतानी कानून और व्यवस्था आपने कैसे कर दी। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट से नीचे कोई कोर्ट उसकी सुनवाई ही नहीं कर सकती। जो जमीनों पर आप कब्जा कर रहे हैं या जिन पर आप उंगली रख रहे हैं कि जी ये जमीन हमारी है और उसी दिन से हमारी हो गई, आप अब इसको बेदखल करो, अब हम कब्जा करेंगे। तो जितने प्रोविजन, जितनी पारदर्शिता, जितनी जवाबदेही इस कानून में मोदी सरकार लेकर के आई है, मुझे नहीं लगता कि उसको आप लाख चैलेंज करा दीजिए, अभी तो 10-12 याचिकाएं हैं, आप 40 लगवा लो। हाँ। पर मुझे लगता नहीं है जब इसकी सुनवाई शुरू होगी तो ये लोग कहीं टिक पाएंगे। दूसरी बात, एक और बात कहता हूं मैं, मोदी सरकार क्या ऐसे ही काम कर रही है, ऐसे ही मुंह उठा करके कोई भी कानून ले आएगी? बाकायदा उस मंत्रालय से रिलेटेड जितने सलाहकार होते हैं, जितने उनके सोर्सेज होते हैं, उनकी भी सलाह होती है, विमर्श होता है, ठोक बजा करके कानून
तैयार किया जाता है। फिर विधि मंत्रालय में जो विशेषज्ञों की टीम है बैठी हुई है, वो उसको देखती है, सारी चीज़ों को उलट पलट करके, पीछे क्या क्या हुआ है, कब कब क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्यों हुए हैं, इन सारी चीज़ों की समीक्षा मीमांसा होती है। और सरकार के पास हरीश साल्वे जैसे इस समय ब्रेन हैं, हम्म। जिनसे सलाहें ली जाती हैं, और जब वो हरी झंडी दे देते हैं, उसके बाद किसी भी कानून को लाया जाता है, किसी भी बिल को पेश किया जाता है और पारित कराया जाता है। तो इतनी कच्ची गोलियां तो नरेंद्र बिल्कुल। मोदी सरकार ने भी नहीं खाई हुई। पर सर, ये समझाइए कि जो प्रियंका वाड्रा है, ये सदन में उस दौरान भी नहीं थी जब वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी। कुछ उनसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कुछ बोलेंगी। फिर अभी आप देखिए कि गुजरात में जो अधिवेशन चल रहा है, वहां पर भी वो नदारद है, कहीं दिख ही नहीं रही है। तो कहीं कोई टसल है क्या भाई बहन के बीच में? देखिए, कई ऐसे मौके आए हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ कुछ प्रदर्शन, प्ले कार्ड लेकर के, वो थैले लटका करके पार्लियामेंट परिसर में कुछ अपनी सहेलियों के साथ, कुछ दूसरी सांसदों के साथ, पार्टी वर्कर के साथ इन्होंने वहाँ प्रदर्शन वगैरह किए। उनमें राहुल गांधी नहीं थे। हम्म। राहुल गांधी के भी कुछ ऐसे आयोजन रहे हैं। और आपको याद होगा, जब मणिपुर से मुंबई तक की दूसरी भारत भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा इन्होंने शुरू की थी, जिसको न्याय यात्रा का नाम दिया गया था, हम्म। उसमें उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए थे ये। पूर्वोत्तर के कई राज्य पार कर लिए, असम भी पार कर लिया, दूसरे कई स्टेट पार करने के बाद, पश्चिम बंगाल पार करने के बाद, फिर बिहार से पहले उत्तर प्रदेश, तब जाकर के प्रियंका गांधी वाड्रा उस यात्रा में शामिल हुई थी। और जो अंदरूनी खबरें हैं वो बताती हैं कि इन दोनों के जो स्टाफ हैं उनके बीच में बड़ी भारी तनातनी है, एक दूसरे से बोलचाल तक नहीं है। तो दोनों अपने स्टाफ के साथ बैठ करके कुछ कुछ बातें करते होंगे, तो स्टाफ इस तरह का रवैया अपनाता होगा ना। हम्म। अगर आप कोई कच्ची बात नहीं कर रहे हो, तो स्टाफ के आपस में सींग भिड़ा लेने का क्या मतलब। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से एक दूसरे का कहीं अपने सहयोगियों के सामने होता होगा। और ये खबरें भी बीच में आई थी निकल करके कि जिस तरीके से राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी चला रहे हैं, उसको लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा नाराज है, नाखुश है, असहज है। नंबर 3, जब 2022 में इनको पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, विधानसभा चुनाव का सब कुछ उन्हीं के कंधों पर डाल दिया था, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने आप को लाइमलाइट में लेने के लिए पोस्टरों पर बस अपने ही पोस्टर चिपकाए, फोटो चिपकाए थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तो फोटो भी नहीं थे। और 40% टिकट महिलाओं को बांट दिए थे। लड़कियों लड़ उन्हें, सकती हूँ, वो मुहिम याद कीजिए, वही हाँ तभी जी, तो हाँ क्या जी, थे। वो किसी एनजीओ का दिया हुआ नारा था, तो वो भी उस समय बड़ा उछल रहा था। और कितने जीते थे? 2 एमएलए, हम्म। 403 के सदन में 2 एमएलए जीते। ये अब तक का कांग्रेस का सबसे खराब परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में था। और वोट शेयर भी 2.5% पर आकर के टिक गया। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव तो बनी हुई हैं, पर कोई दायित्व उनको नहीं सौंपा गया। उत्तर प्रदेश का दायित्व भी ले लिया गया, और बाकी के भी सब, मतलब उनको पैदल कर दिया गया एक तरीके से। अब वो जो उनके सलाहकार हुआ करते थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, हम्म। तो उनका तो एक इंटरव्यू में कहना था कि प्रियंका वाड्रा तो अपनी अपनी प्रासंगिकता की लड़ाई कांग्रेस के भीतर ही और परिवार के भीतर ही लड़ रही हैं। अब खबरें तो ये भी आती हैं कि सोनिया गांधी चाहती ही नहीं थी कि वो लोकसभा का चुनाव। चुनाव लड़ें और संसदीय जीवन जो है अपना शुरू करें। ना वो प्रियंका को चाहती थी, और ना ही वो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को चाहती थी।
वो तो चाहती थी कि राहुल गांधी ही रहें बस परिवार से, या मैं तो हूं ही, बस दो ही रहें और तीसरा ना आए। और तीन का होने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में पूछ लिया था इन लोगों से कि भाई ये बताओ, आजादी से के बाद से अब तक क्या किसी एक परिवार के एक ही कालखंड में जी, तीन करीबी रिश्तेदार पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं क्या? किसी दलित वर्ग के बता दो, किसी आदिवासी समुदाय के बता दो, कोई हुआ हो तो। और उन्होंने ये कह करके इनको एक्सपोज किया था कि 47 से लेकर के अब तक नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, बीच में गुलजारी लाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर राजीव गांधी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, और बीच में दो संयुक्त मोर्चा की सरकारें इन्हीं के सहयोग से चल रही थी, देवगौड़ा की और आई के गुजराल की। कभी किसी दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के परिवार के तीन सदस्यों को पार्लियामेंट में इन्होंने जाने का अवसर दिया क्या? ये जो आजकल ओबीसी ओबीसी जाति जनगणना चिल्लाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक शगल है, तो इनको एक्सपोज करने का काम भी किया था। तो सब कुछ देख करके, सोच करके, घटनाक्रम पर नजर डाल करके लगता तो यही है अंजू जी कि भाई बहन के बीच में सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो अधिवेशन होता है सर, ये तो बहुत पहले प्लान हो जाता है। अगर ये कहा जा रहा है जयराम रमेश की तरफ से कि अरे देखिए 35 और लोग भी तो नहीं आए इस अधिवेशन में, आप प्रियंका पे ही सवाल क्यों उठा रहे हैं सर? तो प्रियंका तो सर फर्स्ट फैमिली है, कोई छुट्टियां भी अगर प्लान करेगी तो अपने अधिवेशन, अपने राजनीतिक जीवन को देखकर ही तय करेंगी ना। लेकिन लग रहा है कि दोनों भाई बहन के बीच मनमुटाव हो गया है। तो सर देखते हैं आगे चलकर क्या देखने को मिलता है दोनों के रिश्तों में। क्योंकि अभी मुझे तो ये भी लग रहा है सर कि बहन को शायद इसीलिए सदन में वक्फ के बारे में बोलने नहीं दिया गया। चलिए ईसाई मतदाता हो सकते हैं एक रीजन, लेकिन राहुल को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि उससे ज्यादा बेहतर बोलती हैं वो। ये कॉम्प्लेक्स तो शायद आ ही गया होगा ना, इसीलिए ये सब कुछ नौटंकी हो रही है कि भाई वो भी ना बोले, मैं भी ना बोलूं, और माता जी भी ना बोले, लेकिन बाहर सब खुल के बोले। बिल्कुल। नहीं नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स है, ये बात हम पहले भी चर्चा करते थे। जब वो चुनाव लड़ रही थी उस समय भी हम लोग चर्चा किया करते थे जी। कि ये एक युद्ध देखने को मिलेगा दोनों भाई बहन में। हम्म। सबसे पहला युद्ध तो यही होगा कि राहुल गांधी अगर नहीं बोल रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा को ये बोलने नहीं देगा। हम्म। आप याद करो ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिस्से में कितने भाषण आते थे। और एक बार प्रधानमंत्री ने ये कहा भी था, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हंगामे इसलिए कराए जाते हैं ताकि किसी दूसरे को बोलने का मौका ही ना मिले। अगर कोई दूसरा बोल दिया और अच्छा भाषण दे दिया और वो राहुल गांधी से बेहतर नेता साबित हो गया तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तो बद पिट जाएगी। हम्म। लोग कहेंगे कि यार ये देखो कितना बढ़िया बोला है, और राहुल गांधी तो जब बोलने के लिए खड़ा होता है अडानी अंबानी के आगे बढ़ता बस। ही नहीं है। तो इसलिए अब ये संकट है कि अगर मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी कोई तैयारी नहीं है, या मैं वियतनाम में पड़ा हुआ हूं, तो हम्म। बहन को भी निर्देश दिए जाएं कि भाई बोलना नहीं है, भाषण नहीं देना है। कहीं ऐसा ना हो चमक जाए, कहीं ऐसा हम्म। ना हो कि मीडिया में जो है सुर्खियां। आपने आप जरा याद करिए, आप तो बहुत बारीक नजर रखती हैं पूरे घटनाक्रम पे। कभी आपने इधर प्रियंका गांधी वाड्रा को खुल करके मीडिया को बाइट देते हुए देखा है? नहीं। नहीं, इधर नहीं। शुरू शुरू में जब चुनी गई थी तो वो बोल रही थी, हम्म। ठीक तरीके से बोल रही थी। बिल्कुल। लेकिन इधर जो है उन्होंने बाइट तक देना बंद कर दिया है। तो सब कुछ बिल्कुल ओपन है कि उन पर कई तरह की पाबंदियां थोप दी गई हैं। परिवार की सदस्य होने के बावजूद उनके ऊपर चीजें थोपी गई हैं, और इसीलिए वो नाराज होकर के बैठी हुई है। सर ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी का जो ये पुत्र मोह है ना, ये कांग्रेस पार्टी में आज नहीं तो कल दो फाड़ तो करवाएगा करवाएगा। और उसके जो बानगी है वो दिखनी शुरू हो गई है इस गुजरात वाले अधिवेशन में। सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार।